हेलो स्टूडेंट्स, मैं जी तेवानी सर से मिलने चंडीगढ़ आया हुआ था और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में कह रहे थे कि सर के साथ पॉडकास्ट करो, सर के साथ पॉडकास्ट करो। तो बहुत सारे बच्चे जी तेवानी सर की बुक पढ़ते हैं, मैं भी वो बच्चा हूँ, वन ऑफ देम। तो आज सर के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं इससे पहले एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ सबको। सर 2015 के टाइम पे आपकी वो येलो कलर वाली बुक आती थी। वो मैं आपको बुक दिखाता हूँ ज़रा। सर जैसे लोग ना जनरली क्या करते हैं, कोई अगर मोटी किताब होती है तो आप देखोगे स्टार्टिंग के ना कुछ पन्ने जो होते हैं उस पर तो उसने मार्किंग वगैरह सब कर रखी होती है, उसके बाद का नया सा होता है। पर आप मेरी किताब की हालत देखो, ये सर काफी अच्छे से यूज करी हुई काफ़ी अच्छे से यूज़ करी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि आपने हर पेज हर क्वेश्चन सॉल्व किया। हाँ जी, कुछ कुछ पार्ट जो सर एडवांस वाले थे, कुछ जैसे आपके सिंगल करेक्ट भी ना काफ़ी एडवांस थे, हाँ जी। तो मैं सिर्फ सिंगल करेक्ट कर लेता था। कभी अगर कभी गलती से हुआ तो मल्टी करेक्ट वगैरह कर लिए, क्योंकि टाइम मेरे पे सर मैंने ना सितंबर 15 में चालू करी थी, ओके। मतलब मिड सितंबर में चालू करी थी अपनी तैयारी, यानी 12th भी आधी खराब हो गई थी। तो मैंने कट डाउन किया काफ़ी चीज़ों को, और तो मैं सिंगल करेक्ट करता था। और मेरा मानना वो भी काफ़ी है, जो आपके कंसेप्ट एप्लीकेशन आते थे साथ में इलस्ट्रेशन, सॉल्व इलस्ट्रेशन। तो सॉल्ट एग्जाम्पल होगा उसके बाद, हाँ, और ये सब मैं कर लेता था। तो मुझे लगता है इतने में बहुत हो गया। बहुत है। उसके साथ सिंगल करेक्ट कर लिए तो इनफ रहता था। मैं 80-85% क्वेश्चन कर पाता था। अच्छा। मेरे पास क्या था, कोई टीचर नहीं था ऐसे कि जिससे मैं डाउट्स पूछ सकूं। तो इस किताब में मेरे पास सोल्यूशन भी थे। हाँ। और वो जो आपने लिखे सर, बल्कि एक मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मैंने पढ़ी है किताब सर, तो मैं बता सकता हूँ कि इतना पोर्शन जो है ना इसमें, ये 30% ये तो सोल्यूशन है। सोल्यूशन है। ये देखो, अभी बल्कि मैंने खोला 30% के नाम पे सोल्यूशन के बीच में लैंड किए हैं, जिससे पता चलता है कि ये बुक में मतलब यहाँ सोल्यूशन में भी काफी, तो इतनी मोटी भी नहीं जितनी आपको लगती है। मतलब कि ये जो स्टूडेंट समझते हैं कि किताब बहुत मोटी है, इतनी मोटी नहीं है। मतलब आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें मेजर जो क्वेश्चन है वो एक सॉल्यूशन का पार्ट है। बल्कि मैं अभी सर से बात कर रहा था, सर मुझे बता रहे थे कि सर ने कितनी मेहनत करी है इस बुक को कंसाइज करने के लिए। अब ये देखो सर, ये सर ये मैं इस पे करता होता था मेरे टाइम पर। ये देखो एंड में भी मेहनत करी हुई है, और स्टार्टिंग में भी। हाँ जी, स्टार्टिंग में भी ये सारे पेंसिल से मैंने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। ये देखो आपने संभाल के रखी हुई है किताब। सब सर मेरे लिए बहुत बड़ा वो है, सुवेनियर है। ये तो सर मैं एक बार मेरे दिल में आया कि बुक आपको गिफ्ट करूं, पर मैंने कहा यार मुझे चाहिए। आप ये मुझे चाहिए। आपके पास रहने से। हाँ, ये मैं अपने पास रखना चाहता हूँ कि मेरे लिए, मतलब मेरे लिए बहुत वो है कि अ, किताब मतलब बहुत कीमती है मेरे लिए। अब देखो ये सारी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आप देख सकते हो, ये सारी मैंने ये सॉल्व किए हैं। इसी ये मैं नहीं करता अगर, तो मेरी रैंक नहीं आती सर। ये देखो आप, ये उसी टाइम की है सर, ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पे टिक है ना सर, आप देख सकते हैं। ये कंसेप्ट एप्लीकेशन हो गई, ये हो गई। थोड़ी दिक्कतें भी आती रही सर, जैसे ये समझ में नहीं आया, हाँ हाँ। तो कुछ कुछ चीज़ें सर बुक से 100% नहीं समझ सकता बच्चा। तो कुछ चीज़ें मेरी, जैसे पीएनसी है, थोड़ा मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया। ठीक है, मेज अलावा तो सब अच्छा हो जाता था, पीएनसी में सभी को प्रॉब्लम आती है वैसे, ट्रिकीनेस काफ़ी रहती थी। लेकिन काफी रहता है। तो पर मतलब मोस्टली देखो, मैंने कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे कि इसको समझूं कैसे समझूं, पर कुछ चीज़ें छूट गई। बुक 100% तो नहीं हेल्प कर पाती। पर मैंने सर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर जेई मैथ को अगर 80 भी कर लेना तो बुरा नहीं है। काफी। और मैं इसके 85% क्वेश्चन कर पाता था। 95% मेरे डाउट तक भी सॉल्व हो जाते रहे, कि जो 85 खुद कर लिए, 15 बचे, 15 में से भी 10 में सोल्यूशन देख के समझ जाता था, सॉल्यूशन देख के आपके डाउट्स क्लियर हो जाते पर 5 रह जाते थे सर, हाँ, रियलिस्टिक। कुछ तो रहेंगे। और मेरे सर 85, ओ जो जेई एडवांस का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरे 124 में से 66 मार्क्स आए थे, जो कि 53% बनते हैं। और मैथ साहब थोड़ी स्कोरिंग तो होती भी नहीं है, हाँ। उस हिसाब से सही स्कोर आ गया। तो ये मेरी सर ये जर्नी रही है, और ये किताब है मेरी सर। मतलब मैं तो आपको ये बता सकता हूँ सर कि जी तेवानी सर के साथ बैठ के मैं रोज सुबह 6 घंटे मैथ पढ़ता था इस किताब के जरिए। और आपको नहीं पता होगा सर, ऐसे कितने घरों के अंदर कितने बच्चे आपकी किताब से मैथ सीख रहे हैं, और कितने लोगों को आपने मेरे जैसों को कामयाब किया हो। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं तो चलो पब्लिक में रहता हूँ तो मैं बता पा रहा हूँ, पता नहीं और कितने बच्चे होंगे। ये बातें हमारे लिए काफी एंकरेजिंग है किताब लिखने के लिए। और ये आपकी वही वाली एडिशन है सर, आजकल तो कवर चेंज हो गया है, हाँ, पर मेरे लिए तो यही है जी, नहीं होता है। मेरे लिए तो यही है। सर जैसे आप चंडीगढ़ में रहते हो, अब ये चंडीगढ़ कैसा है? इनफैक्ट नीलकमल सेठिया सर है, हाँ हाँ उनके साथ में एक लाइव स्ट्रीम में था, तो उन्होंने बताया था वो आपके साथ भी काम करते थे हाँ। फिटजी में। फिर जी दिल्ली में। तो आप फिटजी दिल्ली में कालू सराय में थे। कालू सर है। अब उसके आगे इस चंडीगढ़ की स्टोरी बताइए था। मैं फिर जी दिल्ली कालू सराय में 2000 में था। वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया।
और फिर फिजी ने उस टाइम पे पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी सेंटर्स लॉन्च किए थे, जिसमें वन ऑफ द फ्रेंचाइजी सेंटर चंडीगढ़ था। तो उन्होंने मुझे चंडीगढ़ में उन्होंने काफ़ी सारे मतलब कुछ फैकल्टीज़ को अलग अलग फ्रेंचाइजीज में सेंड किया था, उसमें मुझे चंडीगढ़ भेजा गया था। हाउएवर अर्लियर आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद द चंडीगढ़, क्योंकि दिल्ली का लाइव थोड़ा लाइव लगता है, उस टाइम पे भी था। और अभी चंडीगढ़ थोड़ा लाइव है, पर उस टाइम पे 25 years बैक इट वाज कंपेयर टू दिल्ली, इट वाज अ बिट डेड सिटी। ओके, सो आई वाज नॉट हैप्पी, बट फॉर्चून है जिसने मुझे पुश किया, तो मैं चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ में फिजी के फ्रेंचाइजी सेंटर में मैंने काम किया, करीबन 1.5-2 साल वहाँ पे काम किया। फिर मैंने अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट बनाया, GTIN का। GTIM। हाँ, GTIN, घनश्याम तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। माय नेम इज घनश्याम। घनश्याम तिवारी। हाँ, घनश्याम तिवारी, थोड़ा पुराना पौराणिक नेम है, बट ये मुझे भी आज पता चला है, जी तिवारी है मेरे लिए। हाँ जी। तो मैंने अपना सेंटर यहाँ पे एस्टैब्लिश किया, क्योंकि उस टाइम में मुझे ऐसा लगा कि चंडीगढ़ जो है एक नया मार्केट है, तो क्यों ना उसको हम अपने को भी यहाँ पे एस्टैब्लिश। क्या चंडीगढ़ उतना जेई के मामले में हाँ, क्या यहाँ पर कोचिंग्स वगैरह का सिस्टम इतना डेवलप हो चुका था जब आप आए थे, या बिल्कुल ऑलमोस्ट हो चुका था, मतलब स्टार्ट हो चुका था, और वो काफ़ी एग्रेसिव पेस से आगे बढ़ रहा था। तो हमने उस टाइम पे सेंटर खोला 2004 में। तो मैंने अपना जो मैथमेटिक्स का सेंटर है वो ऑलमोस्ट 15 साल 12-13 साल तक चलाया मैंने, 2016 तक। मीनवाइल 2009 में हमने इस लैंग्वेज के लिए बुक्स लिखना स्टार्ट किया था। माय फर्स्ट बुक वाज फॉर AI-EEE, जेई मेन का जो आज का एग्जाम है, और पहले AI-EEE के नाम से आपको पता है होता था, पर पहले AI-EEE का बुक लिखा था। एंड 2010 या 11 में वी लॉन्च एग्जाम क्रैक सीरीज ऑफ जेई एडवांस, जिसमें हमारी 5 किताबें हैं। हाँ, इसका नाम है एग्जाम क्रैक सीरीज, जो ये हमने 2011 शायद 11 में हम उसको मार्केट में लाए थे। उस टाइम पे हमने कभी सोचा नहीं था कि हम बुक बना के मतलब आगे बढ़ेंगे। हमारा मेन जो फोकस था वो कोचिंग सेंटर था। दिस वाज आवर साइड एक्टिविटी था हमारे लिए, एक ये मेन एक्टिविटी नहीं था। इसको आज की डेट में कहते हैं साइड क्वेस्ट। साइड क्वेस्ट था उसमें। हाँ, तो जो भी है, तो उस टाइम पे हमने कभी सोचा नहीं था, पर धीरे धीरे फिर जब बुक को मैच्योर होने में टाइम तो लगता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में थे, अरिहंत, दिशा, ये बहुत TMH, पियर्सन, ये काफ़ी एस्टैब्लिश्ड पब्लिशर्स थे। उसके बीच में जाना उस टाइम पे मुश्किल था, और हमें मुश्किल लग भी रहा था। पर बाय गॉड ग्रेस और लोगों को ये बुक समझ में आई, उनको शायद ये बुक इंटरेक्टिव लगी। इस बुक ने उनके वो प्रॉब्लम्स को टच किया जो शायद पहले कुछ बुक्स ने टच नहीं कर पाए होंगे, उन चीज़ों को हमने टच किया। ठीक है, तो फिर हमें लगा कि क्यों न इसको फुल टाइम हमारी एक्टिविटी बना ले। फिर 2016 में हमने हमारा मैथ्स का जो मेरा सेंटर है हमने बंद किया, और फिर हम फुल टाइम किताबों में ही लग गए। इस एडिशन के बारे में बताओगे, क्योंकि ये मैंने 15 में लिया था। हाँ जी, हाँ जी। मैंने अगस्त, मैंने इनफैक्ट अमेजोन का आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, इसमें अगस्त 2015 में मैंने ली थी। तो ये उसी टाइम पर आपने लिखा था कि 1 साल पहले करीबन, ये तभी लिखा था आपने? नहीं, ये तो 2015 में तो शायद हमारी ये सेकंड एडिशन लिखा हुआ है, उसके बाद सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन तो हमारा 2011-12 में सारी आ गई। 11-12 में है, और फिर सेकंड एडिशन है 13 के आसपास में। 13-14 में आई थी सेकंड एडिशन, तो सेकंड एडिशन। इससे रिलेटेड आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे ये किताब है, जेई एडवांस लिखा होता था इस पर, अब पता नहीं, शायद अब शायद जेई मेंस और एडवांस दोनों लिखा होता है, पर पहले जेई एडवांस लिखा होता था। तो मैं अपने दोस्तों को कहता रहा, भाई कि तू ये कर ले, ये बहुत अच्छी बुक है। तो वो कहते रहे, यार इस पे जेई एडवांस लिखा है बस, इससे डर जाते रहे वो। तो लेकिन मैं कहता रहा कि जेई एडवांस जो है ना, वही तो मेन एग्जाम है। जेई मेंस तो अपने आप हो जाएगा अगर एडवांस की तैयारी। अगर आप जेई एडवांस को टारगेट बनाते हैं, तभी तो आपका जेई मेन में टेबल तक स्कोर आ पाता है। कि जितना आप जेई एडवांस के प्रिपरेशन के दरमियान अपना लॉजिक इंप्रूव करते हैं, वही लॉजिक से आपका स्पीड बनता है, तो जेई मेन में भी आप अच्छा स्कोर करते हैं। और आज की डेट में जेई मेन बल्कि ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है,
ठीक है। जेई मेन को क्लियर करके जब आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं, उस टाइम पे मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत फिर भी एक लेवल तक आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा ठीक हो जाता है। पर जो मेन कंपटीशन है शुरुआत में तो वो जेई मेन का है। और ये आज की ये जो किताब है उस टाइम पे भी और जो अभी जो हमारी एडिशन चल रही है, बेसिकली इट इज़ फॉर बोथ काइंड ऑफ एग्जाम्स, जेई मेन एंड एडवांस। सर जैसे आप बता रहे हैं फुल टाइम आप अब बुक्स लिखते हैं, तो क्या पढ़ाना बंद कर दिया आपने? पढ़ाना हमने इस तरह से बंद किया है कि हम लाइव क्लासरूम में नहीं पढ़ाते हैं, हम अपने वीडियो लेक्चर्स शूट करते हैं। वो भी मैं इसलिए शूट करता हूँ कि वो मेरा अपना एक हॉबी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूँ, ठीक है। तो वो हमने लेक्चर शूट किए हुए हैं और वो लेक्चर्स हम यूट्यूब पे पीरियोडिकली डालते रहते हैं ताकि बच्चों का उससे थोड़ा फ़ायदा हो सके। तो जी तेवानी सर का जो चैनल है वो हम यहाँ टैग कर देंगे, आप वो ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करना उसको, और सर के लेक्चर्स वहाँ पे आप देख सकते हो। और थोड़े बहुत लेक्चर्स हम उसमें से सेंगेज की जो बुक्स हैं उसके साथ भी फ्री देते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ टॉपिक मुश्किल है तो उसको हम अपनी तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं बुक में आप लिख के नहीं बता सकते। क्योंकि डेफिनेटली जब आप बोल के और एक्सप्रेशन के साथ आप किस चीज़ को कन्वे कर सकते हैं, कई बार आप लिख के वो उसको इंटरेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं बना सकते। डेफिनेटली बनाया जा सकता है पर एट द कॉस्ट ऑफ आपका राइटअप बहुत बड़ा हो जाता है। और आजकल बच्चे इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, फोकस के साथ इतनी लंबी देर तक वो उसको कंटिन्यू नहीं करते पढ़ाई को, इसलिए हमने वो वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे देते रहते हैं। सर मुझे बता रहे थे कि जिस तरह की सर किताब बनाना चाहते ना इंटरेक्टिव, तो वो बनाते तो ये इतनी मोटी हो जाती नहीं सर? डेफिनेटली। तो फिर वो बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करना भी ज़रूरी है और बच्चों के लिए कंसाइज करना भी ज़रूरी है और इंटरेक्टिव बनाना भी ज़रूरी है, तो फिर ये आपकी ये वाली बुक निकल के आती है। डेफिनेटली इसमें क्या है कि बच्चों को बुक में हर चीज़ चाहिए। बच्चों को सॉल्व एग्जाम्पल्स भी चाहिए, इलस्ट्रेशंस भी चाहिए, उनको एक्सरसाइजेस भी चाहिए और उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चाहिए। तो इतने सारे एलिमेंट्स को एक बुक के अंदर कंपाइल करना बहुत मुश्किल काम। सर एक बात, जैसे मेरे को आपने बताया, जैसे तो मैं जब कोटा में टीचर से मिला था, हाँ। तो वो बताते हैं कि ना थ्योरी बुक लिखना बहुत मुश्किल और बहुत मेहनत भरा काम है। बिल्कुल। बहुत मेहनत। तो सर आप बता सकते हो क्या क्या मेहनत लगी इस बुक को लिखने में? मैंने तो इस तरह से है कि जैसे मैंने आपको बताया, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये बुक बच्चे इस बुक को इतना लाइक करेंगे। पर जब हम बुक्स बना रहे थे तो माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ रहती थी, क्योंकि उस टाइम पे हम हमारा कोचिंग सेंटर भी चला रहे थे, हम बच्चों को ट्रेन भी कर रहे थे। तो बच्चे जो क्लास में अलग अलग लेवल के होते हैं, टॉपर्स भी होते हैं, हाई रैंक वाले बच्चे भी होते हैं, बिलो एवरेज बच्चे भी होते हैं। तो दोनों टाइप्स के बच्चों की अपनी अपनी नीड्स होती है। उन नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमने समझा कि इस बुक में थ्योरी किस तरह से लिखनी चाहिए कि जिससे एक बिलो एवरेज स्टूडेंट पढ़े तो उसको भी अच्छा लगे, उसको समझ में आए, और जो टॉप रैंक का स्टूडेंट पढ़े तो उसको भी लगे कि नहीं, मेरे लिए इस बुक में भी बहुत कुछ है। तो ये समझ लो कि हमारा जो क्लासरूम टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है इस बुक को लिखने में हमारा, वो बहुत काम आया। सर एक, जैसे आप क्लासरूम टीचिंग एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो आजकल ना एक इंटरनेट पर धारणा चल रही है हाँ। कि टीचर्स जो हैं वो अलग होते हैं हाँ। और ऑथर अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा ऑथर है वो अच्छा टीचर भी होगा। इस पर सर आप क्या कहना चाहते हो? हो सकता है कि जो टीचिंग में ज़्यादा नहीं है वो किताब अच्छी लिख ले, और हो सकता है कि जो टीचिंग में बहुत अच्छे हैं वो उनकी किताब ज़्यादा ठीक ना भी हो, क्योंकि इसमें एक्सप्रेस करना दोनों फील्ड में अलग अलग है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। पर डेफिनेटली अगर आप किताब लिखते हैं और आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपके पास बच्चों का एक्सपोजर रह चुका है, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करेगा किताब को अच्छे से लिखने में। मैं तो सर ये सोच रहा था कि आपको पता होगा, जब आप, जैसे आपने सर ये बुक लिखी, हाँ। तो आपको ये पता था ना कि बच्चे को चाहिए क्या, बच्चा है कैसा। बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं बल्कि वहीं से ही आया होगा जो आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, हाँ। चाहे वो फिटजी में हो चाहे वो GTIM में हो, बिल्कुल। वो अपने बच्चों को पढ़ाया। वहीं से हमारा एक्सपीरियंस हुआ और शायद यही हमें अभी ये पे ऑफ कर रहा है। सर जो जैसे टीचर, मैं जिन टीचर से मिला, हाँ। उन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चों से सीखते हैं टीचर्स। बिल्कुल। जो बेस्ट टीचर्स होते हैं बिल्कुल बच्चों से सीखते हैं। आप बताइए सर, आपने कैसे सीखा बच्चों से?
देखो क्लास में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, टॉप रैंक का स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जिनका आईक्यू लेवल इतना कम होता है कि इनको बेसिक चीज़ें भी समझ में नहीं आती हैं। तो टॉप रैंक स्टूडेंट्स में क्या है कि जिस तरह के वो हमारे पास डाउट्स लेके आते हैं, प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है कि इनको हमें किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करके दें, ठीक है, ताकि उनका जो जिस पॉइंट पे वो है उस पॉइंट से वो आगे जा सके, ठीक है। तो उस क्वेश्चन फ्रेमिंग में हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। और फिर जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं जिनको क्लासरूम में कई बार कुछ थ्योरी समझने में प्रॉब्लम आती है, तो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता था कि हम किस तरह से थ्योरी को या क्वेश्चन को थ्योरी के साथ एम्बेड करके उनको कन्वे करें कि जिससे वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक बहुत बड़ी चीज़ को आसानी से समझ सके। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। इट्स नॉट ओनली टॉप रैंकर स्टूडेंट्स बट बिलो एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें बुक को इंटरेक्टिव बनाने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको एक बात बताता हूँ सर, मेरे टाइम पे ना जब मैं देखता रहा तो संगीत किताब है ना, हाँ लोग मना करते रहे। वो टीचर जो है ना, जी तेवानी बुक सॉल्व करने से मना करते रहे, कहते रहे कि ये बुक तो टीचर्स के लिए है, तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे या ये तुम नहीं कर पाओगे, मत करो। तो मैं सर, मुझे था कि यार ऐसा क्या है इस बुक में। और जब मैं बुक लेके आया तो ऐसा लग रहा था मैं कोई इलीगल काम कर रहा हूँ कि बुक लेके आ रहा हूँ, सब मना करते हैं लेने के लिए। और बुक मैंने जब खोली सर, मैंने ना एक बार चेक करा इसको कि ना इसके अंदर कि भाई देखा थ्योरी भी सारी है। अब सर थोड़ा थोड़ा आइडिया तो था मेरे को कि सिलेबस में क्या क्या है, तो मैंने देखा यार इसमें ना काफ़ी डिटेल में सब दे रखा है। जैसे आप देखो पूरी हर चीज़ की डेरिवेशन तकरीबन, डेरिवेशन दी रखी है। हर चीज़ की, हर हर जो इसके अंदर कह सकते हैं इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है। कई बार जो हमने इसमें थ्योरी में प्रूफ्स दिए हुए हैं, कई लोग ये समझते हैं कि जी के कॉन्टेक्स्ट में कि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बिलीव मी ये जो प्रूफ्स होते हैं थ्योरी के, यही आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं, जिससे आप क्वेश्चन को, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, ठीक है। आप क्वेश्चन फ्रेम करने वाले के दिमाग में घुस सकते हैं कि उसने इस क्वेश्चन में ये लाइन क्यों लिखी हुई है। तो ये थ्योरी के जो प्रूफ्स हैं वो बहुत जरूरी है। मैं सर खुद मैंने एक एक प्रूफ किया, मैंने सारे प्रूफ्स किए, बल्कि मेरी जो एपेटाइट थी वो थी कि जब तक प्रूफ नहीं मिलता रहा तो चैन नहीं मिलता रहा। जो जो जी एस्पायरेंट है, इनफैक्ट आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, जब तक आपको कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है तब तक आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होना चाहिए, और अगर आप नहीं होते हैं तो आप ट्रू स्कॉलर हैं। सर इसमें हर चीज़ की जैसे, और फिर आप देखो आपने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेज डाली हैं, और मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेज जो है ये आपने जो दिए ना इसमें सर, ये इसी कॉन्सेप्ट को टेस्ट करती है जो पीछे पढ़ाया हुआ है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर में लिखी गई है, जिसने बनाई है ना ये किताब, मैं तो सोचता रहा उसने बनाई कैसे होगी कि हर चीज़ पहले समझाई हुई है, फिर उसी के कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन कर लिए जो कि थोड़े इजी सवाल रहते हैं, और फिर एंड में सिंगल करेक्ट आते हैं, वो रूथलेस से थोड़े सवाल होते हैं, वो थोड़े मुश्किल हो जाते। तो वो तो बहुत बढ़िया, मतलब एकदम स्ट्रक्चर ऐसा था सर। ये आपने जो लिखा इसकी वजह से मैं बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के पढ़ पाया। नहीं, बेसिकली हमारा किताब बनाने का उस टाइम पे एम यही था। जैसे मैंने आपको कहा कि उस टाइम पे बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे, अभी भी हैं, और सारे अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें कहा कि इस बुक को हम अलग कैसे बना सकते हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही था कि जब स्टूडेंट क्लासरूम में जाता है तो उसके साथ टीचर होता है, पर जब वो सेल्फ स्टडी करता है तो उसके साथ कौन होगा, ठीक है। और जो ऑनलाइन कंटेंट है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, पर 2011 में ऐसी सिचुएशन नहीं थी, 15 में नहीं थे, ठीक है। तो हमने इस बुक का, हमारा मोटिव ये था कि इसको इंटरेक्टिव बनाया जाए। अभी भी हमारा मोटिव है कि इसको और इंटरेक्टिव बनाया जाए। आने वाले दिनों में हम नए एडिशन के साथ आने वाले हैं। उसमें हमारा फोकस ये है कि बच्चों को जितना हो सके जब घर पे बैठा हो तो उसको लगे कि साथ में हमारा टीचर है। उस तरह के हम इंटरेक्टिव लेवल पे लेके वो 4th एडिशन होगा जीतेवानी बुक का? हाँ, वो 4th एडिशन होगा। सर जो 2015 में भी आप अगर नोट करो, हाँ, तो पहली बात जैसे आप कह रहे थे जिसका कोई टीचर नहीं है वो कैसे, वो क्या करेगा, कैसे करेगा? तो वो जीतेवानी बुक से करेगा, जाहिर सी बात है। हाँ, इंडिया में जियो 2016 में आया, बिल्कुल। उससे पहले ना इंटरनेट मेरे इधर दिल्ली में हाँ, MTNL का इंटरनेट आता था, वो ब्रॉडबैंड लगता था घर में, तो बड़ी मुश्किल से मेरे फादर ने लगवाया था वो।
उसमें 256 kbps 512 kbps ऐसे स्पीड होती थी, वो नॉर्मल स्पीड थी तब। हाँ, तो उसमें सर कहाँ ही है, वो इंटरनेट है ही नहीं। हाँ, तब इंटरनेट नहीं होगा तो ऑनलाइन लर्निंग जैसा तब भी कुछ नहीं था। तो बस ये था, चेंज सिर्फ इतना था कि अमेजोन से किताब मंगा ली। कहने का मतलब कि बस स्टोर की जगह अमेजोन से मंगाने लायक होगा, तो यही बड़ी बात है 2015 में। 15 साल पहले हमने इसको 1 साल में कैसे लिख लिया। मतलब आज भी मुझे एक सपना लग रहा है। मुझे याद है कि हम सुबह से लेकर शाम तक हम कोचिंग में पढ़ाते थे। उसके बाद हमारा लिखने का जो काम स्टार्ट होता था वो रात को होता था। हम सुबह में 4:30-5 बजे तक काम करते रहते थे। उसके बाद हमारी सुबह में मॉर्निंग में 6 बजे हमारी बैच भी हुआ करती थी। उस टाइम में मॉर्निंग बैच का सिस्टम होता था, अब नहीं है। आजकल बच्चे इतना मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते हैं, पर उस टाइम में मॉर्निंग बैच भी लेते थे, दोपहर में भी पढ़ाते थे और रात को हम किताब का काम करते थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे सर पढ़ाते हैं, पढ़ाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बच्चों को लगता है वही मुश्किल झेल रहे हैं बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स देखो, बच्चा अपने आप में एक है, उसका अपना एक लेवल है, उसको पता है या नहीं पता है, पर उसका अपना एक लेवल है। पर टीचर के पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और सभी बच्चे का लेवल अलग अलग है, ठीक है। तो टीचर के लिए काम बल्कि ज्यादा चैलेंजिंग है। अब उसमें थक जाते हैं, फिर उसके बाद आपकी तो क्लासेस फिर भी कम होती है, टीचर की बहुत क्लासेस होती है। अब उसके बाद आपको घर पे आके सिर्फ पढ़ना होता है। सर को जो किताब आप पढ़नी है आपको, वो सर को लिखनी है। तो कितनी बार ये सब सर ने 1 साल में करा, 5 किताबें लिखी। तो आप सोचो, और ये 5 किताबें एक्चुअल में मैं बता सकता हूँ कि आपने बहुत थॉट दे के लिखी है। ये दिखता है, ये तुक्के में तो हो ही नहीं सकता जो आपने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो पूरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, राइट फ्रॉम माय जर्नी विच आई स्टार्टेड फ्रॉम फिजी दिल्ली, तो वहाँ से जो हमने जर्नी स्टार्ट किया वो 10 साल का 2010 तक आते आते मेरा 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका था। और उस टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने जितना भी लर्न किया, जितना भी मैंने बच्चों की प्रॉब्लम्स को फेस किया, उसी का एक्सपीरियंस हमने इस बुक में यूज़ किया हुआ। फिर भी बुक का स्ट्रक्चर तो सर तब भी सोचना पड़ता है। तो दूसरे स्ट्रक्चर की आपने बात करी, तो उसमें मैं ये कहूँगा भी सेंगेज लर्निंग पब्लिकेशन एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी पब्लिकेशन है। वो हमेशा नए आइडियाज़ के साथ आना चाहता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 2015 में या 16 में हम DPPs के साथ आए थे। जो मेन सेंगेज की बुक है उसके साथ हमने DPPs की बुकलेट देना भी शुरू किया था। तो मेनली जो है सेंगेज लर्निंग जो है हमेशा नए आइडियाज़ के साथ आना चाहता है, ताकि बच्चों को उसका फ़ायदा हो सके। और बहुत सालों से बच्चे वही चीज़ें तो कर ही रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, पर उसके बाद नया क्या, तो इस आइडिया के साथ आते हैं। तो इसी का नतीजा है कि हम इतना अच्छा स्ट्रक्चर बना पाए। सर आपके BM शर्मा सर के साथ भी पढ़ाते रहे कभी? डेफिनेटली BM शर्मा सर के साथ पढ़ाते थे। हमारा और BM शर्मा सर का जो सेंटर था वो एक ही मार्केट में था, फिटजी में। अच्छा, और वो अलग कोचिंग में थे? हाँ, वो अलग कोचिंग में थे, पर फिटजी में हम साथ में पढ़ा चुके हैं। फिटजी दिल्ली में हम साथ में थे। और BM शर्मा बुक लिखने के बाद नहीं, बुक लिखने से पहले से हमारे काफ़ी अच्छे मित्र। ओके, तो आप दोनों ने फिर कोइंसिडेंटली साथ में ही वो किताबें लिखी? बिल्कुल। इनफैक्ट हमने साथ में लिखना स्टार्ट किया। और इनफैक्ट हम कंपटीशन भी करते थे कि आपके कितने चैप्टर्स लिख लिए, आपने कितनी किताबें ख़त्म कर ली। वो हमारे लिए एक मस्ती वाला भी बात था और एक दूसरे को एनकरेज करने वाली भी बात। ऐसे आपका भी कोई बड़ी होना चाहिए जो आपको भी चैलेंज करे। और आप स्टूडेंट जब आपस में कॉम्पीट करते हैं, आजकल स्टूडेंट्स करते हैं व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे अपना चैटिंग करते रहते हैं कि तेरा कितना सिलेबस हुआ, तेरा कितना सिलेबस हुआ। तो हमारे साथ भी ऐसा था। तो अभी भी हम बहुत अच्छे मित्र हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि सेंगेज लर्निंग के पहले से ही हम 2000 से, जब मैं फिजी में एंटर हुआ तभी से हम एक दूसरे को जानते हैं। सर जैसे वो पैटर्न तो किताब का तकरीबन सेम ही है। थ्योरी रहती है, फिर उसमें कंसेप्ट इलस्ट्रेशन होती है, फिर कंसेप्ट एप्लीकेशन होती है, फिर सॉल्व एग्जांपल होते हैं, फिर सब्जेक्टिव होते हैं, फिर आपके सिंगल करेक्ट होते हैं, फिर सो ऑन। हाँ, क्योंकि ये सेंगेज लर्निंग का अपना एक सिस्टम था, क्योंकि उन्होंने हर एक ऑथर को हमने एक सिस्टम बनाया था कि हर एक बुक का स्ट्रक्चर जो है एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब क्योंकि सेंगेज लर्निंग जो है वो सिर्फ एक किताब के लिए नहीं है, वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और डेफिनेटली जेईई के प्रिपरेशन के लिए सारे सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं। तो हम चाहते थे कि सभी बुक्स में स्ट्रक्चर एक जैसा ही रहे। एक बचपन में मेरा, जब हम मैथ्स पढ़ते होते हैं, उसे मैथ की NCERT हम पढ़ रहे हैं, तो एक्सरसाइज 7.1 मान लो हमने ख़त्म करी, तो फिर 7.2 के पहले क्वेश्चन में चले जाते हैं। पर सर उसके बीच में कितना कुछ NCERT ने लिखा हुआ है, हमें सर कभी वो कहते नहीं कि वो पढ़ो,
किसी से भी पूछ लो, लोग कहते हैं मैथ इज नॉट अबाउट थ्योरी, मैथ तो सिर्फ प्रैक्टिस है। तो सर आपका क्या मानना है, क्या मैथ में थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है नहीं होती? नहीं, थ्योरी के बगैर तो आप मैथ्स बिल्कुल नहीं कर सकते, पर हाँ इसमें ये हो सकता है कि थ्योरी को समझने के लिए अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अल्टीमेटली उस क्वेश्चन से भी आपको थ्योरी को तो समझने ही पड़ेगा। थ्योरी को समझे बगैर आप क्वेश्चन के क्रक्स तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, जी में आपको पता है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपका आईक्यू लॉजिक चेक करते हैं, उसके लिए थ्योरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। थ्योरी इज द फर्स्ट पॉइंट जहां से वो चीज़ ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो उसके डेरिवेटिव्स को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। आप सोचो अगर संगेज में भी 7.1 एक्सरसाइज करी, वो खत्म हुई, उसके बाद तो एक दो पन्ना तो थ्योरी चलती है, 3 पन्ने भी थ्योरी चलती है कई बार। बिल्कुल, बेसिकली मैथमेटिक्स में ऐसा है ना कि हमें बस ये सिखाया गया है कि मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग व्हाट, ओनली क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बट दिस इज द मिथ, क्योंकि उसको करने के लिए आपको थ्योरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बताऊं कि एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करके एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, बच्चों को कई बार यही नहीं पता लगता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर जो है वो किस प्लेन में होता है। ठीक है, वो अल्जेब्रिकली उस चीज को समझते हैं, उसका फॉर्मूला समझते हैं, पर स्पेस में वो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है। प्लेन में ही होता है। हाँ, बीएससी के प्लेन में होता है, जहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, वो उस प्लेन में होता है। तो ये समझना जरूरी है। मुझे याद है कि जब मैं फिजी में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने इसका प्रूफ ढूंढना स्टार्ट किया था, या खुद समझना स्टार्ट किया था कि इसको कैसे बताया जाए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी एंड सी के प्लेन में होता है। फिर धीरे धीरे उसको हमने समझ के उसका जब थ्योरी लिखा तो टीचर्स ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। प्रॉबेबली वो फर्स्ट एंकरेजमेंट था मेरे लिए शायद फ्यूचर में बुक्स लिखने के लिए। मतलब सर हम कुछ पढ़ रहे हैं, मैथ में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो विजुअली दिखता कैसे है? बिल्कुल, देखो मैथ्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इट्स एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, मैथ्स में जो आप लिख रहे हैं वो आपको नेचर में दिखता नहीं है। फिजिक्स में आप जो करते हैं वो फिर भी आपको नेचर में दिख जाता है। केमिस्ट्री में आपके एलिमेंट्स हैं वो आपको दिख जाते हैं, हालांकि रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है वो आप नहीं देख सकते। पर मैथमेटिक्स तो पूरा का पूरा आप पेपर पे करते हैं। बट ये बात भी हमें समझनी होगी, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं फिजिक्स में, तो अल्टीमेटली तो आप फिर लैंड कहाँ पे होते हैं, मैथमेटिक्स में ही होते हैं ना। तो आप ये बात को बच्चे क्यों नहीं समझते कि वो मैथमेटिक्स ही है, पढ़ फिजिक्स रहे हैं पर कर तो वहाँ पे हम कैलकुलेशंस ही रहे हैं। ठीक है, कैलकुलस जो है, कैलकुलस के बगैर तो आप फिजिक्स भी नहीं पढ़ सकते। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जनरली ये देखा गया है कि शुरुआत में मैथ्स पढ़ाया जाता है, फिजिक्स जो है वो 1 महीने के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि जब तक आप मैथ्स के कंसेप्ट लर्न नहीं करोगे तब तक आप फिजिक्स में कैलकुलेशंस भी नहीं कर पाओगे। इसमें सर एक बड़ा अच्छा एग्जांपल किसी ने दिया था कि हम मैथ क्यों पढ़ते हैं। हाँ, मैथ तो रियल लाइफ में कहीं दिखती ही नहीं है। उसका बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दिया, उदाहरण के लिए लेते हैं, विराट कोहली है। विराट कोहली जिम में रॉड क्यों उठाता है? क्रिकेट के मैच में तो कोई रॉड ही नहीं होती, हाँ जो पर जो बल्ला भी चलाता है उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है। स्ट्रेंथ चाहिए। अब स्ट्रेंथ आप बल्ला चला के भी ले सकते हो, मगर ज्यादा एफिशिएंट तरीका है रॉड उठा के लो। बिल्कुल, तो आप जिम में रॉड उठा रहे हो हाँ ताकि आप वहां पे ग्राउंड में बल्ला चला सको। बिल्कुल। आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब हमारे ऑर्गन्स है। जैसे हार्ट हमारा इकोनॉमिक्स है, दूसरे ऑर्गन्स हमारे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पर उन सबको कनेक्ट कौन करता है? ब्लड। अगर ब्लड फ्लो ही वहां पे नहीं होगा तो हमारे सारे ऑर्गन्स सड़ जाएं। ठीक है ना, तो मैथ्स जो है वो एक ब्लड की तरह है, वो सबको कनेक्ट करता है। इवन बायोटेक्नोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो, एक सिंपल सी बात है कि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल्स होती हैं तो एक मिसाइल जब एक टारगेट को फॉलो करता है तो उसमें लैक्स ऑफ बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस होती हैं कि वो उसका एलिवेशन क्या है, उसकी स्पीड क्या है, वो रडार उसको रीड करता है। तो कितनी कैलकुलेशंस है। स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें तो जो भी आपके इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स हैं वो हर जगह मैथ्स यूज होता है। बल्कि इतनी कैलकुलेशन होती है इन सब चीज़ों में, जैसे कोई कोई रॉकेट उड़ा, कुछ उड़ा, ये गर्म हो जाते हैं, सारे सिस्टम गर्म हो जाते हैं, इतनी कैलकुलेशन होती है। बिल्कुल, आप एक आप प्रोसेसर ले लो, उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी कैलकुलेशंस हैं तो मैथ्स की ना।
राइट सर। सर आज का बच्चा वो बुक नहीं पढ़ पाता। मतलब एक जैसे आपने मेंशन भी किया, अटेंशन स्पैन बच्चों का घट गया है, तो बुक नहीं पढ़ पाता। बुक ना एक ऐसे एक बोरिंग चीज बन के रह गई है। बेसिकली बच्चों के लिए बुक्स जो हैं वो एक प्रॉब्लम्स का एक सेट बन के रह गया है। उनको एक बुक चाहिए जिसमें प्रॉब्लम्स हो, जिसको वो सॉल्व करें। और इसमें एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आज का डिजिटल ईरा का भी है, क्योंकि बच्चों में आजकल इतना पेशेंस नहीं है कि वो बुक पढ़ सके। पहले के टाइम पे, मतलब आज से 15-20 साल पहले जब बच्चे बुक्स पढ़ते थे तो हम कहते थे कि लर्न टू रीड बिटवीन द लाइन्स। पर अब यहाँ पे ये बात तो है ही नहीं। अब तो बच्चे बुक्स ही नहीं पढ़ पाते, तो बिटवीन द लाइंस की तो बात ही नहीं कर सकते। लाइन ही नहीं पढ़े तो बिटवीन द लाइंस क्या बात करेंगे, राइट? तो इसके पीछे कारण ये है कि थोड़े बच्चे इम्पेशेंट है, उनको सब चीज़ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। जो 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 20 साल पहले बच्चों में पेशेंस हुआ करता था कि अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर मुझे मेरे टाइम पे कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन होता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि चलो घर पे जाके कुछ काम तो है मेरे पास कि अब मैं इस चीज़ को समझूंगा, कुछ किताबें लूंगा, रेफरेंस लूंगा, उसको पढ़ूंगा। आजकल बच्चों को सब कुछ बहुत फास्ट चाहिए। आप देखो ना कि पहले लोग बड़े वीडियोस देखते थे, फिर छोटे वीडियोस देखना स्टार्ट किया। अब बच्चे सिर्फ जो है शॉर्ट्स देखते हैं, तो उनको सब्जेक्ट में भी शॉर्ट्स चाहिए, उनको बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। तो ऐसे माहौल में बच्चों के लिए किताब पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। पर फिर भी मैं बच्चों से कहूँगा कि किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अल्टीमेटली आपका जो कंपेनियन है वो वही है जो एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपके पास है। वो आपका मेंटर है, आपका टीचर है, जब आप क्लासरूम से दूर होते हैं। सर जो एक बात है, जैसे बच्चों हम ना जितनी छोटी फॉर्म ऑफ कंटेंट देखते हैं, हाँ, हमारा अटेंशन स्पैन उतना ही छोटा हो जाता है। बिल्कुल। अब आपका अटेंशन स्पैन मान लो 30-35 सेकंड का ही रह गया, हाँ जी। तो आप जिंदगी में कभी हाँ, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ने में असक्षम हो चुके हो। अब आप नहीं पढ़ सकते जब तक आप अपना अटेंशन स्पैन वापस से ठीक ना करो। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डीप फोकस मांगती है, और वो चीजें वो बंदा जिसका फोकस खराब हो गया वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आज की डेट में ज्यादातर लोगों का फोकस खराब है। बिल्कुल। तो जो बंदा अपना फोकस अटेंशन स्पैन को बढ़ा के डीप चीजें पढ़ सकता है वो विनर है। बिल्कुल विनर है। और डेफिनेटली इसीलिए आजकल ऐसा हो रहा है कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ही जेईई एडवांस को क्रैक कर पाते हैं। शायद ये वही स्टूडेंट्स हैं जो किताबों को पढ़ते हैं और जिनमें पेशेंस है और जिनमें एक कॉन्फिडेंस है कि चलो अगर आज हमसे ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही तो कल हम इसको सॉल्व जरूर कर पाएंगे, विथ पेशेंस, हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस। एक आपको चीज दिखाता हूँ इसी बुक रीडिंग के बारे में ही। हाँ। मैंने सर देखो ये पूरी बुक है ना जो आपकी बुक, हाँ। ये मैंने यूट्यूब पे खोल दी थी। अच्छा। उसकी पीडीएफ एक मैंने खोली थी फोटोज लेके। एक चैप्टर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर खोला था। हाँ। फॉर सम रीजन मैं दिखाता हूँ। हाँ। फॉर सम रीजन इट इज माई फेवरेट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आप देख पाए? हाँ। ठीक है, जो आपने बात करी रीड बिटवीन द लाइंस की, तो मैंने देखो जैसे ये मैंने यहाँ पर ये बुक खोली हुई है। बिल्कुल। मैं हर चीज को इंटरप्रेट कर करके बता रहा हूँ कि कैसे ये। हाँ। हाँ, ये आप फिर मैंने सारी थी। अब बीच में देखो मैं अपने सिर पे मैंने अब किताब बंद कर दिया। अच्छा। अब मैंने जो पढ़ा है अब मैं लिख के तो दिखाऊं कि क्या लिखा है। हाँ। हाँ। क्या है क्या मेरे मैं सिर्फ अपने आप को वहम तो नहीं दे रहा कि मैं पढ़े जा रहा हूँ और कुछ हुआ नहीं। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी, और फिर लिख के मैं अपने दिमाग से लिख रहा हूँ कि जो मैं समझ रहा था अब मैं खुद करके दिखाता हूँ। ऐसे कई चीज़ें हैं जो आपने समझाई, तो मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, सर ने जो बोला मैं वो करके देखता हूँ मेरे हाथ से हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है ना, बुक पढ़ते पढ़ते मैं अगली लाइन भी प्रिडिक्ट कर पाता था कभी कभी, और जब वो लाइन सच में आ जाती, वो बन जाता है। जब अगली लाइन आ जाती थी तो वैलिडेशन मिलता था कि मैं सही सोच रहा हूँ। सही सोच रहे कई बार ना कुछ कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता था कि यार ये पता नहीं डाउट रह गया है कि ये मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा। तो आगे इलस्ट्रेशन कर दिया, कुछ कर दिया, तो उससे क्लियर हो गया वो। नहीं, बिल्कुल। ऐसे करके वो बुक ने मुझे बड़ा हेल्प किया। देखो ऐसा है ना कि आपने कोई थ्योरी पढ़ी, आपको वो थ्योरी समझ में आ गई, फिर भी आपको खुद एक बार सॉल्व करके देखना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली यही आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप रोज किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कार में जा रहे हो,
ठीक है, आप बगल में बैठे हो, ड्राइव नहीं कर रहे हो, तो आपको उसका जो रास्ता है वो याद नहीं रहेगा ज़्यादा। पर जब आप खुद कार ड्राइव करके जाते हो या खुद व्हीकल ड्राइव करके जाते हो, तो आपको वो जो रोड मैप है वो आपको ज़्यादा याद रहता है। होता है कि नहीं ऐसा? ठीक है ना? तो जब आपने थ्योरी पढ़ा, उसको समझा और फिर आप उसको खुद जब सॉल्व करना शुरू करते हैं और आपको वही आइडियाज़ आते हैं जो वहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बल्कि मैं इसमें एक एक लाइन ऐसे पढ़ता था कि सारी लाइन जोड़ के एक स्टोरी बनाते हैं, हाँ, और क्या ये पूरी स्टोरी मेरे दिमाग में सेंस बना रही है। हाँ, ऐसे करके मैं बिल्ड करता रहा उसके ऊपर पूरा, इसी इसी किताब से ही। और अब ये देखो, मैंने जब बच्चों को ये टेक्निक सिखाई, 50 मिनट की वीडियो है, हाँ, उस पर देखो अब 2.5 लाख लोगों ने, 245 लोगों ने इसको देखा है, Great. 245 के लोगों ने, और 500 कमेंट्स हैं। और आप कमेंट देखो, आई लव दिस एवर लास्टिंग ऑप्टिमिज्म एंड लाइट हार्टेडनेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट ऑफ योर जेई रैंक बिसाइड स्टडीज, बिकॉज स्टूडेंट्स कांट इवन परफॉर्म 50% ऑफ देयर पोटेंशियल। चलो ये तो ठीक है, वो एक अलग चीज़ हो गई, पर got a different level of satisfaction by watching this. Thanks for boosting our confidence. This is a 50-minute hidden gem for all of us. ठीक है, ये ऐसे आई कैन रिलेट द वे यू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, इसको लगा, काफी अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों को बता के कि बुक्स को रीड कैसा करना है। और इसको बच्चे को लगा कि इसको लगा था यही ऐसे सॉल्व करता है, पर जब इसने मुझे करते हुए देखा, कहता है अच्छा निशान जिंदल भी ऐसे करता है, तो उसको वो वैलिडेशन मिला। हाँ, वैलिडेशन में उसको कॉन्फिडेंस आया कि जिस तरह से मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ वो सही है। और इसी में देखो फिर, हु वांट दिस सेम फॉर सेंगेज फिजिक्स प्लीज लाइक, ये फिर मैंने सेंगेज फिजिक्स भी करी, उससे भी 2.5 लाख के आसपास व्यूज आए। तो यू आर एन एक्सेप्शनल कोच। तो इस तरह से बच्चे और भी सेशन की डिमांड कर रहे थे कि ये, और बल्कि बच्चों को ये लग रहा था कि ये बंदा बेवकूफ़ है, तो मैं कर रहा था। तो क्या होता है, कोई नई चीज़ लेके आता है, कोई चीज़, एक सर ये यूनिक बात है ना कि आप किताब खोल के लाइव समझा रहे हो किसी को किताब पढ़ना कैसे है। तो मैं लेके आया, तो लोगों को कई बार लगा कि ये गलत है, क्या कर रहे हैं ऐसे, पढ़ना भी अब कोई सिखाएगा हमें, हाँ, पढ़ लो। पर तब जब मैंने पढ़ना चालू किया, लोग कह रहे यार ये तो क्या बंदा है, बुक पढ़ के ख़त्म कर। तो पढ़ के उसके क्या है, उसके बाल की खाल निकाल रहा है, चीज़ें ऐसे कनेक्ट कर रहा है, एक लाइन को दोबारा पढ़ रहा है कि कनेक्ट नहीं हुआ यार, कनेक्ट नहीं हुआ, एक बार मैं वर्कआउट करके देखता हूँ, कुछ करता हूँ। तो मैं सेल्फ टॉक कर रहा था, मैं ऐसा लग रहा था मैं जीतेवानी सर से बात कर रहा हूँ बुक में, और वो कंटिन्यू मैं करता रहा। और फिर बच्चों को लगा कि यार ऐसे तो पूरे साल में सिलेबस नहीं हो पाएगा। पर आपको पता है, मैंने बच्चों को कैलकुलेट करके दिखाया कि देखो, मैंने, हो सकता है मैंने बहुत है यहाँ पे मेंटल एक्सरसाइज करी हो, टाइम भी लगाया हो, पर फिर भी वो एंड में इससे तो ज़्यादा है कि मान लो अगर मैं वो सारी चीज़ें बस एक लाइन में पढ़ देता, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता। पर जो मैंने मेंटल दिमाग लगाया ना, मैंने बच्चों को दिखाया कि कैसे, वो भी बहुत एफिशिएंट ही है, एंड में इतना भी कोई टाइम नहीं लगा जितना दिख रहा है। और मैंने जो वो, बल्कि बुक से पढ़ना एफिशिएंट बैठा मेरे लिए, और मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, और जो खुद पढ़ा ना, तो खुद पढ़ा, खुद सोचा, कॉन्सेप्ट खुद सोचे। इनफैक्ट जेई तो आपको इसी तर्ज पे तो चेक करता है कि आप कितना एनालिटिकली कॉन्सेप्ट को स्क्रैच से सोच पाते हो। बिल्कुल। तो ये मेरे को पूरा थ्रू आउट इसने बहुत हेल्प किया इस चीज़ ने। नहीं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है कि आप बच्चों को बुक को कैसे फॉलो करना है ये बता रहे हो, है ना? हो सकता है कि बच्चे के माइंड में भी ये चीज़ें होती हो, पर जैसे आपने कहा कि उनको वैलिडेशन नहीं मिलता है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि जिस तरह से हम बुक को फॉलो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो जब बच्चे ये वीडियो देखते हैं तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं सही कर रहा था। राइट। तो ये थोड़ा मेरी सर प्रयास था, आपने जो इतना सर इतनी अच्छी किताब लिखी और मेरी लाइफ में हेल्प करी, तो मैंने भी एक ये चीज़ करी कि मैं भी आप ही की लेगेसी आगे फॉरवर्ड करता हूँ। और बाकी जेई के अंदर सर मैं भी मतलब कोशिश करता रहता हूँ, स्टूडेंट को गाइड करता हूँ। नहीं, डेफिनेटली आप अच्छे से गाइड कर सकते हैं क्योंकि आपने चीज़ों को समझा है, आप खुद आईआईटी में पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है उससे स्टूडेंट्स को हेल्प तो मिल सकती है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया, और आपने बात बोली कि अब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो अच्छा लगा। जैसे कोई किसी का टीचर बोल देता है ना सर, दुनिया कुछ भी बोले, पर टीचर ने बोल दिया अगर, तो वो लगता है कि कुछ अचीव किया है। ये टीचर तो हर है, मुझे भी आप में टीचर दिखता है क्योंकि मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कौन किससे क्या सीख रहा है। मुझे सर सच एक बात कह रहा हूँ, मेरे को दुनिया में ना, मैंने मतलब बहुत लोग मेरी काफ़ी अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, पर जब मेरे, या तो मेरे फादर कुछ बोल दे मुझे, कि मेरे फादर अगर तारीफ़ कर दे, या कि अच्छा ये अच्छा काम किया, या मेरे टीचर कर दे, तो फिर उससे बड़ा लगता है ये अचीवमेंट है
सबसे बड़ी अचीवमेंट हमें भी लगता है। बाकी चीज अचीवमेंट नहीं लगती, पर पिता भी और गुरु ने बोल दिया तो अचीवमेंट। यानी हमारे भी गुरु मतलब हैं, अभी भी अहमदाबाद में हैं, जिन्होंने हमें मैथ सिखाया। तो उनसे मेरी कभी कभी बात होती है, तो मैं भी उनसे बात करता हूँ कि सर जो आपने हमें सिखाया, हम क्योंकि वो भी वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो जब मेरी उनसे बात होती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भाई जो आपने हमें सिखाया हम उसी को आगे बढ़ाने में सक्षम है अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू।